बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10 फिज़िक्स की जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अब फेडरल बोर्ड वालों ने नेशनल बुक फाउंडेशन की फिज़िक्स की बुक और पंजाब टेक्स्ट बुक की फिज़िक्स की बुक दोनों रिकमेंड किया हुआ है। तो टॉपिक तो ऑलमोस्ट दोनों बुक में सेम है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल आपने दोनों बुक से करनी है। लेकिन थ्योरी है वो आप बेशक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को फॉलो करें। लिहाजा कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल नेशनल बुक फाउंडेशन की फिज़िक्स एंड एज वेल एज पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फिज़िक्स है उन दोनों से करना लाजमी है। लिहाजा इन दोनों बुक की जो कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल की जो वीडियोस है फिज़िक्स इकरा अकेडमी के चैनल्स पर अवेलेबल हैं। आपने इनको केयरफुली वॉच करना है और पीछे जो वाइट बोर्ड है इसके ऊपर प्रॉपर नोट्स लिखा हुआ है आसान अल्फाज में। इस नोट्स को भी आपने याद करना है और इंशाल्लाह इस तरह से आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैंने कोई पार्ट को यानी कोई पॉइंट को मिस नहीं किया है। मैंने कोशिश की है एक परफेक्ट आंसर लिखवा दूँ ताकि आपके पूरे नंबर आए। तो लिहाजा फिज़िक्स इकरा अकेडमी के चैनल पर आपको नेशनल बुक प्लस पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फिज़िक्स है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल इनके तमाम नोट्स आपको मिलेंगे, इनकी तमाम वीडियोस आपको मिलेंगी। इनको केयरफुली आपने वॉच करना है। सो आज हम क्लास 10 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन के, यूनिट नंबर 1 मीन्स यूनिट नंबर 10 1 से 9 तक आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब 10 में क्लास 10 में यूनिट 10 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10.1 Give an example of vibratory motion which is not simple harmonic motion. Give a reason of your selection. हमने एक एग्जाम्पल देना है जो वाइब्रेटरी मोशन हो बट सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो, और आपने ये रीज़न भी देना है, ये आर्गुमेंट भी देना है कि ये वाइब्रेटरी मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। एग्जाम्पल भी देना और आर्गुमेंट भी आपने देना है। सबसे पहले हम वाइब्रेटरी मोशन को समझते हैं। जो वाइब्रेटरी मोशन है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, या द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि आप एक झूले को आप खींच के छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये झूला ऐसे मूव करता है, यानी कि मीन पोजीशन देखिए। पहले झूला रेस्ट में था, जिस पॉइंट पर इनिशियली रेस्ट में था वो मीन पोजीशन है। जब आप इसको खींच के छोड़ेंगे तो ये जो पॉइंट एक्सट्रीम है, मीन पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान ये जो झूला है ये मूव करने लगता है, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो झूले की मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन तो है, बट एसएचएम हो भी सकती है और एसएचएम नहीं भी हो भी सकती है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर जो एग्जांपल देना है वाइब्रेटरी मोशन की, जो वाइब्रेटरी तो हो बट एसएचएम ना हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमें समझना होगा जो एग्जाम्पल है। जैसे कि मेरे पास है एक बाल है, उस बाल को हमने सर्टेन हाइट से नीचे हमने ड्रॉप किया है या हमने इसको गिराना है नीचे फर्श पे लगने के बाद, फ्लोर पे लगने के बाद ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहा है, बट वो जो टू एंड फ्रो मोशन है ये वाइब्रेटरी मोशन है लेकिन एसएचएम नहीं है। अब क्यों नहीं है तो हम इसके रीजन को हम समझते हैं। एसएचएम के लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास है एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस एक्स और ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। ये जो एफ है ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। मैं यहाँ पे जरा शो कर रहा हूँ। सपोज ये हमारे पास मीन पोजीशन ओ, एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन बी, ये हमारे पास मीन पोजीशन है। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है। इसलिए यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इनकी साइन, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है, फोर्स भी मैक्सिमम है और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, बट मीन पोजीशन पर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन तीनों जीरो है। तो अगर ऐसा हो जाए तो उस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। लेकिन
ये जो बाउंसिंग बॉल है, एक बॉल को मैंने ऊपर से नीचे गिराया है फर्श पर, तो ये बाउंसिंग बैक कर रहा है। तो वो जो बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल है उस पर जो फोर्स लग रही है, वो जो फोर्स है ये इसके बराबर नहीं है। अगर सपोज मैं यहाँ पर जो है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटा दूँ तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू एन कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ माइनस के एक्स। अब देखें, वो टू एंड फ्रो मोशन जिस पर लगने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर होना चाहिए। यह हुक्स लॉ है। लेकिन जब हमने बॉल को नीचे ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है तो उस बॉल पर लगने वाली जो फोर्सेस है वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर नहीं है, जबकि वो बराबर है F इज इक्वल टू एम जी के, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट से देखें, जो हमने बॉल ऊपर से नीचे ड्रॉप किया है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उसकी मैग्नीट्यूड एम जी के बराबर है। यहाँ जी तो कांस्टेंट है, जबकि हम पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में जी की वैल्यू मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती है। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर ये मैक्सिमम होता है, दरमियान में नॉर्मल होता है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक तो फोर्स के एक्स के बराबर होना चाहिए माइनस के एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, दूसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज होनी चाहिए, तब जाके वो एब्रेटिव मोशन एसएचएम होता है। लेकिन जो बॉल ऊपर से नीचे गिराया है उसके ऊपर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड न इसके बराबर है, न F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर है, और न एक्सेलरेशन वेरिएबल है। हालांकि एक्सेलरेशन वेरिएबल होना चाहिए, जबकि उस बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास है F इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब उस बॉल के जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये जो बॉल है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। इस बॉल पर जो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, यहाँ पर फर्श के ऊपर लगने के बाद ये बाउंसिंग बैक हो रहा है, तो इस बॉल पर लगने वाली जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड है एम जी। जब इसकी मैग्नीट्यूड एम जी है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जबकि एसएचएम में फोर्स इक्वल होनी चाहिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। इस तरह से इस बॉल की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। Conceptual question number 10.2. At extreme position, velocity is 0 but acceleration is maximum in simple harmonic motion. How can you theoretically explain it? Simple harmonic motion के अंदर extreme position पर velocity तो 0 होती है लेकिन acceleration maximum होता है। इसको आपने theoretically explain करना है। इसकी रीज़न क्या है? इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक फिक्स सपोर्ट है, दीवार के अंदर कील लगाई हुई है, और इस कील के साथ हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को हमने बांधा हुआ है, गैर लचकदार स्ट्रिंग को, धागे को हमने बांधा हुआ है, और इस धागे के नीचे एक हैवी बट स्मॉल बॉल को हमने बांधा हुआ है, और ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी तो 0 होती है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। क्यों है? तो एसएचएम में हमने पढ़ा था, एसएचएम के अंदर स्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये वाला, ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए F, क्योंकि यहाँ पे के कांस्टेंट है, इक्वल टू हटाएंगे तो यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया है। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, यहाँ m तो कांस्टेंट है, साइन ऑफ इक्वलिटी को हटा देंगे तो यहाँ पे F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल A। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो वेलोसिटी 0 है, क्योंकि पोजीशन पर आने के बाद एक बहुत छोटे लम्हे के लिए बॉडी रेस्ट में आती है, फिर ये दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आती है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी पे लग रही है, वो उसको खींचकर मीन पोजीशन पे लाती है। इससे पहले डायरेक्शन रिवर्स करने से पहले बहुत छोटे लम्हे के लिए रेस्ट में आता है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता है। जब वो रेस्ट में
होगी बॉडी तो वेलोसिटी तो जीरो होगी। लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम इसलिए हुआ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगी। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां फोर्स मैक्सिमम है वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। ये हमने आपको रीजन दे दिया। लेकिन एक और तरीके से भी हम समझते हैं। इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, यही सिंपल पेंडुलम का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। ये फिक्स सपोर्ट है, ये बॉब है, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए, सपोज मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सपोज मैं मीन पोजीशन पर वेलोसिटी की वैल्यू लूंगा 10। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी की वैल्यू 10 लिया। ओ से ए तक जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो सपोज इस पॉइंट पर 10 है तो इस पॉइंट पे तो 9 होगी। तो इनमें चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, 10 और 9। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में जो चेंजेस होगी तो 1 होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे डिफरेंस 1 है तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे 1 आया। अब इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी मजीद कम होकर 8 हो जाएगी। तो 10 और 8, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है ओ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हुए, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे 10 है, 10 और 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी तो जीरो है बट चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है। चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसलिए जब चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है, हमारा मतलब वेलोसिटी से नहीं है, हमारा मतलब चेंज इन वेलोसिटी से है। एक्सट्रीम पोजीशन पर बेशक वेलोसिटी जीरो है बट चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली मैक्सिमम। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10.3, what will happen to acceleration of mass spring system if its mass is double? mass attached to a spring, स्प्रिंग के साथ जो अटैच मास है उसके मास को अगर हम डबल करेंगे तो उस मास अटैच टू स्प्रिंग के जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? आंसर, what will happen to the acceleration of mass spring system if its mass is doubled? मास को डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा? तो मास अटैच टू स्प्रिंग, इसके लिए उसकी जो मोशन है, मास अटैच टू स्प्रिंग की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम एसएचएम का इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो एसएचएम का इक्वेशन है हमारे पास एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। यहाँ से साइन ऑफ इक्वलिटी को हटा दूं तो इक्वल एन कांस्टेंट आएगा। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको इक्वेशन 1 लिख दें। ये हुक्स लॉ है। अब हमें मालूम है कि जहाँ कहीं फोर्स या एक्सेलरेशन गिवन हो तो वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लाजमी लगाना है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, वैल्यू है, वो हमें न्यूटन सेकंड लॉ से भी मिलती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको इक्वेशन 2 कह दें। 1 और 2 के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये होगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके नीचे कुछ भी ना हो डिनोमिनेटर में वहाँ 1 कंसिडर करें। तो m को हम लेकर जाएंगे राइट साइड में जो माइनस के एक्स उसके डिनोमिनेटर में। तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस के अपान एम एक्स। इसको इक्वेशन 3 लिख दें। ये इक्वेशन आप आंसर में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप रटा ना लगाएं, आप चीजें बुनियाद से आप डिराइव करके आप लिखें, इससे आपके लिए आसानी होगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? मास को हम डबल कर रहे हैं, m इज इक्वल टू 2m। जब m की जगह यहाँ 2m रखेंगे तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। उस चेंज इन एक्सेलरेशन को हम रखेंगे a इज इक्वल टू a डैश या a1, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख दें, 1 2 लिख दें, डैश लिख दें, एंड सो ऑन। पुटिंग these values in equation 3,
ए की जगह ए डैश रखते हैं, क्योंकि यहाँ 2m रखेंगे तो ए की वैल्यू चेंज होगी, माइनस के डिवाइड बाई 2m एक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस, अच्छा 1/2, 2 को मैंने कॉमन रखा है यहाँ पर बाहर, तो अंदर बचा है हमारे पास के एक्स डिवाइड बाई एम। ये माइनस है, इसको आप अंदर रखें, तो इसको इक्वेशन 4 लिख दें। अब जरा ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को देखें, तो इक्वेशन 3 के राइट साइड और इक्वेशन नंबर 4 के जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स है वो सिमिलर है, तो यहाँ पर मैं ए लिख सकता हूँ। इट मीन्स पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को 4 में रखें, इसकी जगह ए रखें, ए डैश इज इक्वल टू 1/2 ए, ए डैश इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2, hence the acceleration becomes half, acceleration हमारे पास हाफ हो गया when we double the mass, when we double the mass, जब हम मास को डबल करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हाफ होगी।